हेलो गाइस, मेरा नाम है रौनक कुमार और इसी के साथ साथ हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार हिस्ट्री का पहला चैप्टर अभी मैं करवा रहा हूँ, मतलब स्टार्ट ही है हमारा ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर का। कहीं ना कहीं किसी भी बच्चे को, एक सेकेंड आप, कहीं ना कहीं किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो ना कि यार सर ने एक भी क्लास हिस्ट्री की नहीं ली है, पॉलिटिकल साइंस के एक दो क्लास ले ली है, ज्योग्राफी की क्लास ले ली है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की हर एक क्लास ले रखी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लास ले ली है, ठीक है, एआई की क्लास ले ली है, लेकिन सर ने यार हिस्ट्री क्लास क्यों छोड़ दी? लेकिन छोड़ी नहीं है बेटा, आपके लिए मैं नोट्स तैयार कर रहा था और नोट्स जो है ना मुझे तैयार करने में थोड़ा टाइम लग गया, मैं मानता हूँ, क्योंकि आपको जब मैं पढ़ाता हूँ उससे पहले हमें खुद भी थोड़ा वेल प्रिपेयर होना पड़ता है कि हमें बताना क्या है बच्चों को, हमें समझाना क्या है। तो उस लेवल तक आपको मैं बोर्ड तक कैसे पहुंचाऊं उसका टारगेट मेरे ऊपर आप छोड़ दो, ठीक है। मैं आपको एनसीईआरटी भी करवा सकता था कि आपको मैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे दूं, लेकिन अगर मैं लाइन बाय लाइन आपको हिस्ट्री के एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देने बैठ गया ना तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका कुछ 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हिस्ट्री इतनी पूरी है, अगर मैं बैठ गया आपको पढ़ाने के लिए तो आपके 5-6 घंटे की क्लास तो बनी जाएगी, ठीक है। आपके स्कूल में 100% लिख के देता हूं, ये जो पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म वाला, ये वाला, ये आपका जो पहला चैप्टर यूरोप वाला ना, ये आपका चल रहा होगा, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया तो बहुतों के खत्म भी हो गया, ये चल रहा होगा। नेशनलिज्म इन इंडिया करवा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर तो स्कूल्स में वैसे आप लोगों के, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऐसे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो, बोर्ड में जो आता है। चलो अब हम पहले बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? नोट्स का कोई टेंशन नहीं लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे वेबसाइट्स पे। आप जाओगे जैसे studysmart@.com, ठीक है, ऐसे करके वेबसाइट आपको अभी मैंने बनाया है, तो उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपलोड कर दूंगा। वेबसाइट आपकी बन चुकी है, ठीक है। उस वेबसाइट के अंदर हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको अपलोडेड मिल जाएंगे, A to Z हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स मिलेंगे विद ए क्लैरिटी के साथ, ठीक है। जो मैं आपको क्लास में कराऊंगा वही नोट्स मिलेंगे, उसके बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, और उसके अंदर से ही आपके बोर्ड के पेपर आएंगे, उसके बाहर से कोई नहीं है। हमारा टारगेट ये नहीं है, मैं आपको अभी से बता देता हूं, हमारा टारगेट ये नहीं है कि आपको स्कूल के अंदर 95% स्कोर करना है, आपको 96% स्कोर करना है, आपका 100% स्कोर करना है। हमारा टारगेट जो है वो हमारा बोर्ड एग्जाम है, हमारा टारगेट जो है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर 95-96%। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, अगर आप बोर्ड में अगर आप ऐसा परसेंटेज लेकर चल रहे हो ना, मत लेकर चलो। आप हमेशा ये करो यार कि मुझे लाना तो 100% लाना है, नहीं तो नहीं लाना, ठीक है। लाऊंगा तो 100% ही लाऊंगा, लाना है तो 100% ही लाना है, 100/100 लाना है, ठीक है। अगर आपने मेरे से एसएसटी पढ़ ली तो आप 100/100 के काबिल हो। अगर आपने मेरे से साइंस पढ़ ली तो आप 100/100 के काबिल हो, ठीक है। अगर आपने मेरे रूल्स फॉलो कर लिए तो आप 100/100 के काबिल हो। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 100/100 आएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं, आपके सामने मैं बोल रहा हूं कि आपकी गारंटी मैं ले रहा हूं कि आपके 100/100 आएंगे पेपर में। स्कूल एग्जाम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, स्कूल एग्जाम का अभी आपको तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है क्लास 10th में, क्योंकि इस बार जो नंबर चढ़ेंगे वो आपके बोर्ड ही चढ़ाएगी। तो मैं आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, सीबीएसई की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आपको मैं अभी बता देता हूँ कि आपका जो पासिंग क्राइटेरिया था एज ए सीबीएसई वो आपका 27% था, लेकिन अब आपका जो 27% से आपका 33% समथिंग कर दिया सीबीएसई ने क्राइटेरिया। लेकिन इसमें आपका क्या कर दिया, इसमें आपका डिवाइड कर दिया कि इंटरनल में अगर अलग लाना है और आपका एक्सटर्नल में अलग लाना है, ठीक है। जो आप इंटरनल में ले लेकर पास हो जाते थे ना कि इंटरनल जोड़ा एक्सटर्नल जोड़ा दोनों को लेकर के आप पास हो गए तो बस 27 नंबर आपके बन गए। नहीं, आपको इंटरनल अलग लाना पड़ेगा 27 नंबर और आपको अलग एक्सटर्नल लाना पड़ेगा 27 नंबर। अगर आप ऐसे करके ला रहे हो एग्जाम में तो आप फिर एलिजिबल हो, ठीक है, फिर आप पास हो, क्योंकि पहले सिस्टम था ऐसा। लेकिन आप लोग के टाइम पे आपकी, वही तो बोल रहा हूँ ना, आपकी किस्मत ही खराब है। आप लोगों के 10th वालों की किस्मत इस बार खराब हो चुकी है, पता है, सिलेबस हार्ड कर दिया इन्होंने। लेकिन टेंशन मतलब अभी हमसे भी ज्यादा हार्ड अभी सिलेबस बनने वाला है, पिछले अगले साल बनेगा 2027 में। जो नए बच्चे आएंगे क्लास 10th में उनका सिलेबस अभी चेंज होगा,
ठीक है, आपको तो पता ही होगा 9th वालों का भी क्या हालत है, मैथ्स का क्या हालत है आप पे 9th वालों का, जेई मेंस वाले टॉपिक्स डाल रखे हैं। ठीक है, साइंस में क्या हालत है आपके, ठीक है, कैसे कैसे टॉपिक्स डाल रखे हैं, टेंशन है। चलो टाइम वेस्ट के बिना अब हम थोड़ा सा कुछ स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडियाज ऑफ नेशन, फर्स्ट टॉपिक है इसका, नोट डाउन करो। कुछ स्टेप्स टेकन है कि हम कोई स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस कलेक्टिव, स्टेप्स टेकन। देखो इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडियाज ऑफ नेशन में बोला कि स्टेप्स लिए गए रिवोल्यूशंस को एक टाइप से कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए, फ्रेंच पीपल के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। स्टेप नंबर 1 है न्यू हिम कंपोज्ड एंड ओथ्स वर टेकन। पहला है न्यू हिम कंपोज्ड एंड ओथ्स वर टेकन। अभी सबका समझाऊंगा मैं, ओथ्स का क्या मतलब होता है सबका समझाऊंगा। इसका मतलब समझो आप क्या बोल रहे हैं कि न्यू हिम कंपोज मतलब कुछ ऐसे कंपोजिशन बना था आपका जिसमें से कस्में खाई गई थी, कस्में ली गई थी कि जो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसको हम एक टाइप से कलेक्टिव सेंस आइडेंटिटी देंगे फ्रेंच पीपल्स को, कि यार रेवोल्यूशन एक टाइप से कलेक्टिव आइडेंटिटी देंगे कि फ्रांस में जो लड़ाइयां हो रही है वो सब पे। ठीक है, फ्रांस को एक टाइप से हम कॉमन लैंग्वेजेस बनाएंगे कि यार जो लैंग्वेज होगी वो फ्रांस की कॉमन लैंग्वेज होगी। फ्रांस को हमने कॉमन लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, बी पार्ट में बोल दिया कि फ्रांस हैज एन कॉमन लैंग्वेज, कि हम हमसे क्या करेंगे, हम कॉमन लैंग्वेज बनाएंगे फ्रांस को। ठीक है, कि भैया जो लैंग्वेज हम बोलेंगे फ्रांस की लैंग्वेज होगी। ठीक है, वो बोला इंटरनल कॉमन ड्यूटीज एब्लोइस्ट कर दी गई। ठीक है, इंटरनल कस्टम कॉमन ड्यूटीज आप बोल सकते हो, इंटरनल कस्टम, हाँ कस्टम ड्यूटीज एब्लोइस्ट कर दी गई। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वगैरह आपका क्या किया गया इसके अंदर से, आपको बोला कि हटा दो भाई जो बाहरी ड्यूटीज वगैरह है। ठीक है, इंटरनल जो अंदर अंदर काम करते थे, ड्यूटीज वगैरह करते थे, उनको हटा दो। ठीक है, ला पिट्रे ला सिटियोन्स का आइडियाज वगैरह हटा दिया। ठीक है, ला पिट्रे ला सिटियोन का आइडिया हटा दिया। कि भैया ये जो आइडिया है उसको हम हटा देंगे। ठीक है, वो आइडिया आपका हटा दिया। फिर आपका स्टेट जनरल जो है वो इलेक्ट हुआ और एक टाइप से आपका दोबारा से एक नेशनल असेंबली जो है उसका एक टाइप से आपका नया नाम मिला कि यार जो हम नेशनल असेंबली है उसका एक टाइप से क्या मिला, आपका न्यू नेम मिला। लिखते जाओ मेरे साथ साथ। ठीक है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ कि यार सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ था। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, अभी सबके बारे में बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, देखो सबसे क्या हुआ था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में आइडिया हुआ था नेशंस का, जिसके अंदर स्टेप्स लिए गए थे कि हम रिवॉल्यूशन को कैसे एक टाइप से सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बना सकते हैं फ्रेंच पीपल के बीचों बीच में। तो उसके अंदर कुछ कस्में खाई गई थी। ठीक है, कुछ ओथ्स लिए गए थे, ओथ्स का मतलब कसम होता है। कुछ कंपोस्ट खाई गई थी कि यार हम करेंगे, हम रेवोल्यूशन करेंगे। ठीक है, फ्रांस को कॉमन लैंग्वेज बना दिया था कि जो बोलेगा वो फ्रांस लैंग्वेज ही बोलेगा और कोई लैंग्वेज बोलेगा ही नहीं, ना हिंदी ना इंग्लिश ना कुछ। ठीक है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को एब्लोइस्ट कर दिया था। ठीक है,
आइडियाज ऑफ ला पिट्रे ला सिटोन्स को हटा दिया गया था कि ये जो आइडिया है ला पिट्रे ला सिटोन्स का, उसको हटा दिया गया था, ठीक है। और एक टाइप से नेशनल असेंबली बनी थी न्यू नेशंस के अंदर। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, एक टाइप से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया था। फिर इसके अंदर आपका क्या था, ग्रीक जो है ना, ग्रीक, ये क्रिस्टोन्स का काम करता है, क्रिस्टोन था एक टाइप से। और ओटोमन एम्पायर नूरली था, ठीक है, नूरली था। और लॉर्ड बायरन क्या था, लॉर्ड बायरन एक टाइप से याद रखना, लॉर्ड बायरन का बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। लॉर्ड बायरन क्या था, एक टाइप से पोएट था, ठीक है। लॉर्ड बायरन आपका पोएट था। प्रूशन देखो उसके अंदर आपका, लेकिन ये पोएट जो था वो एक टाइप से लोकेशन नहीं पूछ सकता, ये आपका इंग्लैंड का रहने वाला था, समझ में आ गया। ग्रीक का था एक आदमी, ठीक है, ग्रीक से आया हुआ था, क्रिश्चियंस। और एक टाइप से ये ओटोमन एम्पायर था, नूरली नाम से बोलते थे इसको। और इसने एक टाइप से ये काम क्या करता था, ये एक टाइप का पोएट था। कहाँ का पोएट था, इंग्लैंड का पोएट था। मतलब कविता वगैरह, पोएट्स वगैरह, गाने, देशभक्ति पे मतलब ज्यादा बिलीव रखता था, आप बोल सकते हो, ठीक है। अब एक टाइप से क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी आ गई। मिटा रहा हूं मैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब क्या आ गया, अब आपका आ गया क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी आ गई, जिसके अंदर आपको इसके प्रिंट आउट लेने, ठीक है। जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, आपको उसका प्रिंट आउट लेकर आपको खुद पढ़ना, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका टाइम नहीं रहा लिखने का, ठीक है। आपका बस अभी पढ़ना है। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमी टेरिटरी। देखो जैसे मैं आपको आज हिस्ट्री के नोट्स पहले चैप्टर लेकर आया हूं ना, वैसे आपको सेकंड चैप्टर ऐसे मिलेंगे एसएसटी के, ठीक है। देखो फर्स्ट बोला है कि 1834 के अंदर कस्टम यूनियन था। मतलब 1834 के अंदर क्या था पता है, 1834 के अंदर एक कस्टम यूनियन जो है उसको हमने बोला था जोल्वेन, ठीक है, जोल्वेन बोला था। वो एक टाइप से उसने क्या फॉर्म किया था, फॉर्म्ड दी क्रूशियन गवर्नमेंट, ठीक है। उसने एक टाइप से क्रूशियन गवर्नमेंट फॉर्म कर दी और उसने मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। उसने कहा भाई अब ऐसा है तो हम कुछ जर्मन स्टेट्स को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसका मतलब मकसद ही यही था कि भाई 1834 में कस्टम यूनियन जोल्वेन आया, उसने फॉर्म किया क्रूशियन को गवर्नमेंट्स को, उसने ज्वाइन कर दिया कई सारे, मतलब कि आप बोल सकते हो कि बेसिकली कई सारे गवर्नमेंट स्टेट्स को। अब इसके अंदर क्या हुआ था, देखो कस्टम यूनियन जोल्वेन जो फॉर्म्ड हुआ था क्रूशियन गवर्नमेंट के द्वारा, आपको पता है। इसके अंदर यूनिफाइड एब्लोइस्ट हुआ था, टेरिफाई जो यूनियन एब्लोइस्ट हुआ था। देखो अगर मैं आपको लिख के बताऊंगा तो आपका बहुत ज्यादा टाइम निकलेगा, ठीक है। तो क्लास बहुत लंबी होने वाली है, तो मैं थोड़ा आपको जहां जहां आपको लग रहा है कि यार बताने लायक है वहां लिख दूंगा। वैसे तो आपको मैं नोट्स आपको यूट्यूब जो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाओगे आपको वहाँ पीडीएफ का लिंक मिलेगा, पीडीएफ एडोब एक्रोबेट करके, उस लिंक को आपको क्लिक करना है। कोई फेक लिंक नहीं है, ऐसे कोई सोच के मैं चल रहा है कि यार फेक लिंक है, कुछ हो गया, कुछ हैक वैक हो गया, तो कुछ फेक लिंक नहीं है। आपको क्लिक करना है, बेसिकली आपको पीडीएफ ओपन करना है, पीडीएफ में आपको यही सेम नोट्स मिलेंगे मेरे, इसलिए मैं आपको नोट्स नहीं लिखवा रहा, ठीक। आपको मैं समझा दे रहा हूँ। बेसिकली देखो यूनियन एब्लोइस्ट किया था टेरिफाई बैरियर्स को और रिड्यूस किया था करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2 को। मतलब कुछ करेंसी जो थी वहां की, उनको बोला कि यार इनको हटा दो, इनको रेड्यूस कर दो, कम कर दो। क्रिएशन रेलवेज, जो रेलवेज नेटवर्क्स वगैरह जो थे, इनके अंदर रेलवे नेटवर्क्स वगैरह वो ज्यादा इनहेंस्ड हो गए थे। मतलब कि
ज्यादा फैल गए थे, रेलवे नेटवर्क्स वगैरह जो है वो ज्यादा फैल गए थे, ठीक है। और एक टाइप से ये क्या बन गया था, एक टाइप से ये जो बना था वो बना था इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बना था, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बना था। ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है वो एक टाइप से स्ट्रेंथ हैंड बना था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का, जो एक टाइप से ग्रोइंग कर रहे थे एट द टाइम, ठीक है। मेन टॉपिक आता है आपका, मेन टॉपिक इसके बाद आता है जिसका नाम है क्या, यही है ना, हाँ हाँ गुजीबी मजीनी। देखो गुजीबी मजीनी में आपका ये क्वेश्चन आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गुजीबी मजीनी, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लस आपका नहीं एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, सॉरी, आपको बोर्ड के अंदर पूछेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गुजीबी मजीनी, आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एक टाइप से ये इटालियन रेवोल्यूशनरीज बना था जेनोवा के अंदर, ये क्या था, इटालियन रेवोल्यूशनरीज बना था, किसके अंदर, जेनोवा के अंदर 1807 में, समय नहीं बोला है इन्होंने, हाँ 1807 के अंदर बना था जेनोवा का, ठीक है। जेनोवा के अंदर इटालियन रेवोल्यूशनरीज बना था, कौन बना था, गुजीबी मजीनी बना था, पहला पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। ये एक टाइप से मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज ऑफ रेवोल्यूशनरीज बना था, कि हम एक टाइप से सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर बनेंगे, ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज रेवोल्यूशनरीज के मेंबर बनेंगे। जब वो 24 का हो गया तो उसको एक्साइल के अंदर भेजा गया था, 1831 के अंदर उसको एक्साइल के अंदर भेजा गया था कि आप एक टाइप से रेवोल्यूशन को अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपका। फिर उसने दो मेन अंडर सोसाइटीज फाउंड की थी, ये दो मेन अंडर सोसाइटीज का आपका पूछ लेता है, अंडर नेम्ड सोसाइटीज उसने फाइंड की थी, जिसका नाम है यंग इटली, और दूसरा बताओ यंग यूरोप। आपका दो अंडर नेम्ड सोसाइटीज आपको ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। एक तो आपका हुआ था यंग इटली और दूसरा होता यंग यूरोप। आपका ये क्वेश्चन आएगा 100% लिख के ले लो, गुजीबी मजीनी में आपको ये लिखना है कि उन्होंने दो अंडर माइंड सोसाइटीज निकाली थी, एक था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। नेपोलियन सिविल कोड बना था, नेपोलियन फ्रांस मिलिट्रीज बनी थी जो 1799 में बनी थी। देखो कैसे बनी थी आपको मैं बताता हूँ, मिटा दे रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट लेना जल्दी ले लो। देखो मुझे कहने की जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आपको स्क्रीनशॉट पहले ले लेना, ठीक है। देखो नेपोलियनिक और सिविल कोड, एटीन 1804 के अंदर। देखो इसके अंदर क्या हुआ था पता है, आपका एक टाइप से नेपोलियन बना था फ्रांस मिलिट्री का। नेपोलियन कौन बना था, फ्रांस मिलिट्री का एक नेपोलियन बना था। फ्रांस मिलिट्री का एक टाइप से नेपोलियन बना था। इसके अंदर 1799 के अंदर आपका एक टाइप से डिक्टेटरशिप आया था, डिक्टेटरशिप आया। फिर यहां पे बोला क्या क्या, इक्वल बिफोर लॉ, सब बराबर है। लॉ कानून जब बना था उससे पहले बोला था कि इक्वल बिफोर लॉ, आपका पहला पॉइंट है कि यार जो भी है सब बराबर है, कोई भी इसमें से कोई अलग नहीं है। चेक गुजीबी मजीनी वाला आपको समझ में आ गया होगा। फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखो इक्वल तो है सबके सब, लेकिन ये क्या करते थे, ये स्टैंडर्ड वेट मेजर करते थे, वेट मेजर करते थे, ठीक है। फिर इसके साथ साथ एक महानुभाव आया जिनका मतलब हिस्ट्री में बड़ा रोल है, कैरल कुरपिंस। कैरल कुरपिंस के अंदर भी आपका एक टाइप से वन शॉट आ जाएगा, या आपको लिखने के लिए आएगा। ये कहां का था, ये आपका पोलैंड का था। आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कि आपको याद क्या क्या रखना है, ठीक है। ये गाने, देशभक्ति के गाने में देखो समझाता हूं। नेपोलियन कोड बना था 1799 के अंदर, डिक्टेटरशिप बना था,
जिसके अंदर बोला था कि जितने भी जब तक लॉ नहीं है ना, जब तक लॉ नहीं है सब एक समान है, सब बराबर है, कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है। फिर बोला कि स्टैंडर्ड वेट और मेजर है, ठीक है, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर होगा। फिर आया इसके बाद कैरल कुरपिंस। कैरल कुरपिंस कहाँ का है? पोलैंड का है। पोलैंड में उसने बोला कि यार हम कैरल कुरपिंस है, उसने देशभक्ति सॉन्ग पे गाने लिखना स्टार्ट कर दिया, देशभक्ति सॉन्ग बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा था मतलब जो देशभक्ति पे ज्यादा इंटरेस्ट रखता था, कैरल कुरपिंस रखता था। इसमें आपका ये पूछेगा कि नेपोलियन और सिविल कोड क्या है, डिफाइन नेपोलियन सिविल कोड्स, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो देखो, इसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को इसके बारे में बता रहा हूं मैं, किसके बारे में? नेपोलियन के बारे में, ठीक है। इसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को जब ये इंपोज हुआ था यूनियंस को, तब इसने हटा दिया, बोला कि यार गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो सब हटाना। ये आप पहले एक बार ये लिख लो। देखो फिर उन्होंने क्या बोला था कि यार जितने भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं जो इम्पोज हुए यूनियंस में, उनको हटाना है, कि यार हमारा एम है कि उनको हटा देना है, ठीक है। फिर उन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम किसका इंट्रोड्यूस किया था? वेट और मेजरमेंट का यूनिफॉर्म सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। फ्यूडल सिस्टम को उन्होंने एब्लोइस्ट कर दिया था पूरी तरह से कि यार फ्यूडल सिस्टम नहीं होगा। फ्रीड पीजेंट कर दिया था, पीजेंट्स को फ्रीड कर दिया था सेप्टॉम से, फोर्स लेबर्स को। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव कर दिया था, ठीक है। फिर आया आपका एक क्वेश्चन बनेगा ट्रीटी ऑफ वियना। अब बात आती है आपकी, ये समझ में आ गया सिविल कोड वाला, ये बात आती है, इसी की बात कर रहा था मैं, ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। ये आपका 5 मार्क्स का है, लेकिन ये एक चीज ध्यान रखना, आपको हिस्ट्री के अंदर पॉइंटर्स में आंसर नहीं लिखना, पैराग्राफ में आंसर लिखना है, ओके। ये याद रखना, मैं आपको हमेशा बोलता आया हूं कि पॉइंटर्स में लिखो लिखो लिखो, लेकिन इस बार नहीं लिखना। ईयर बाद साल बात की जा रही है आपके, ईयर 1850s की बात की जा रही है, 1815 में। ड्यूक मैटरनिक ऑस्ट्रेलियन चांसलर है, ये हॉस्टेड हुआ है इसके द्वारा, हॉस्टेड बाय, ये ऑस्ट्रेलियन चांसलर है, ठीक है। इनका गोल था कि हम एक टाइप से कंजर्वेटिव डिजाइन्स इंडो नेपोलियनिक चेंजेस को एक टाइप से क्या करेंगे, रिस्टोर कर देंगे, ठीक है। रिस्टोर करेंगे नेपोलियनिक कंजर्वेटिव डिजाइन्स वगैरह को, कंजर्वेटिव रिजाइम्स हो गया, ठीक है, नेपोलियनिक चेंज हो गया, नेपोलियन चेंज, इनको क्या करने का काम था, इन सोच रहे थे कि ये क्या करेंगे, रीस्टोर करेंगे इन सब चीज़ों, रीस्टोर करना चाह रहे थे। ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर ये हुआ था कि ईयर 1815 था, ये याद कर लेना, ईयर 1815 हॉस्टेड बाय ड्यूक मैटरनिक, कंजर्वेटिव रिजाइम्स, नेपोलियनिक चेंजेस करना चाह रहे थे, ठीक है। इसके कुछ की स्टेप्स हैं, की स्टेप्स की बात करता हूँ, ये लिख लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो स्क्रीनशॉट जो आप ले रहे हो ना, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, नहीं तो आप उसको लिख भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे हम की स्टेप्स की। की स्टेप्स क्या बोल रहा है? की स्टेप्स, रिस्टोर द बर्बन डायनेस्टी इन फ्रांस। इनका एक था की स्टेप था कि हम क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे बर्बन डायनेस्टी को, कि भैया हम जो बर्बन डायनेस्टी है उनको हम रिस्टोर करेंगे। बफर स्टेट जो है अराउंड फ्रांस, उस स्टॉप फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए हम उसको स्टॉप कर देंगे बफर स्टेट को, ठीक है। बफर स्टेट आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे आपका स्टोर होता है, एक टाइप से आप बोल सकते हो। बफर स्टॉक या बफर स्टेट अलग चीज़ है। बफर स्टॉक होता है जहाँ पे आपका गेन्स वगैरह फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए आपका स्टोर किया जाता है, उसको बफर स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि हम बफर स्टेट सेटअप करेंगे अराउंड द फ्रांस के आसपास, और हम एक तरह से फ्यूचर एक्सपेंशन को स्टॉप कर देंगे कि हम भैया ये जो फ्यूचर एक्सपेंशन है उसको हम स्टॉप करेंगे। न्यू टेरिटरीज दी थी PRAB को,
PRAB को न्यू टेरिटरीज दी थी। PRAB कौन कौन से? प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। इनको बोला कि यार हम एक टाइप से क्या करेंगे, न्यू टेरिटरीज देंगे। इनको बोला कि हम न्यू टेरिटरीज देंगे PRAB को। ये PRAB का फुल फॉर्म पूछता है कि न्यू टेरिटरीज किनको मिला था? PRAB को मिला था प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया। और इन्होंने जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स को अनटच्ड बोला था। 39 स्टेट्स जो है इनके जर्मन्स के, उसको क्या बोला था कि यार ये जो है ये अनटच्ड है, ठीक है, ये अछूत है, जिसको हम छू नहीं सकते, अछूत बोलते हैं उसको, ठीक है। फ्रांस बना था, एक टाइप से लॉस कर दिया था फ्रांस ने, सभी भी टेरिटरीज को लूज कर दिया था, और एक टाइप से नेपोलियन वोन हो गया था, ठीक है। ये तो बात थी ट्रीटी ऑफ वियना की। अब हम बात करेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जो ग्रीक वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, उसके बारे में बात करेंगे हम। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बात करते हैं अब हम, ठीक है। देखो यार, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे क्लास कर लेने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। मैं आपके लिए सबसे पहले नोट्स तैयार करता हूँ, मुझे थोड़ा खुद से रिवीजन करना होता है, इसलिए क्या बोलना है आपको, क्या समझाना है उसके लिए। तो कृपया आप थोड़ा देख लो यार, व्यूज़ वगैरह थोड़ा कुछ कर दो, ठीक है। क्योंकि जो बंदा मेहनत कर रहा है ना, और जब उसको मेहनत का फल नहीं मिलता है ना, मेहनत का फल आप ही दिलाओगे, और जब नहीं मिलता है ना तो बहुत खराब लगता है। उसका मेहनत से दिमाग, मेहनत से उनका जो मन है ना वो हटना स्टार्ट हो जाता है कि यार अब क्या करना मेहनत करके, जब मेहनत इतना कर लिया तो ये हो नहीं रहा, ठीक है। तो थोड़ा आप भी सपोर्ट करो, मैं भी सपोर्ट कर ही रहा हूँ आपको। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था? एक इवेंट था जो मोबिलाइज करता था नेशनलिस्ट फीलिंग्स को, ठीक है, अमंग एजुकेटेड एलाइट्स अक्रॉस यूरोप। एजुकेटेड एलाइट्स वगैरह को, मतलब कि फीलिंग्स वगैरह को कर रहा था, ठीक है। ग्रीस ने एक टाइप से ऑटोमन एम्पायर का पार्ट बन गया था। ग्रीस क्या बन गया था? एक टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, ग्रीस किसका पार्ट था? ग्रीक पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर का पार्ट था ग्रीक, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा, ग्रीक हैज द पार्ट ऑफ डैश। डैश तो आपका क्वेश्चन ही नहीं आता, एमसीक्यू में आएगा। ग्रीक हैज द पार्ट ऑफ, नीचे दे देगा एम्पायर के नाम, मुगल एम्पायर, मुगल कुछ भी दे देगा, ऑटोमन एम्पायर। तो आपको ऑटोमन एम्पायर करना है चूज, ठीक है। कब से था ये, कब से कब तक था ये आपका ऑटोमन एम्पायर? 15th सेंचुरी से था। 15th सेंचुरी से आपका ऑटोमन एम्पायर था ये। इसने नेशनलिस्ट ग्रीस को सपोर्ट किया था कई सारे यूरोपियंस का, ठीक है। ये आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। इसने बोला था कि आर्टिस्ट जो है वैसे ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन इन्होंने बोला था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना मैंने आपको करवा दिया है। अब आया था कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सीएम कैबॉर। अब देखो, ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने समझ लिया कि एक टाइप से ये पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का, 15th सेंचुरी में ये आया था, ठीक है, जिसके अंदर ऑटोमन एम्पायर के अंदर ऑटोमन एम्पायर का ये पार्ट था। अब हम समझेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन टू सीएम कैबॉर। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सीएम कैबॉर, ये एक टाइप से मूवमेंट लेड कर रहा था, ठीक है, यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली। इट लेड्स टू यूनिफाई द इटली। इटली को यूनिफाई करने के लिए ये एक टाइप से मूवमेंट लेड कर रहा था, ठीक है। दूसरा है कि ये कई सारे अदर वेल्थ और एजुकेटेड इटालियन एलाइट्स को एक टाइप से फ्रेंच बोलने के लिए, फ्रांस स्पीकिंग के लिए ये एक टाइप से फ्रांस स्पीकर बन रहा था, ठीक है, कि यार हम फ्रांस बोलने के लिए एक टाइप से योगदान करेंगे। टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस किया था कि यार हम एक टाइप से टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंसेस वगैरह करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर फ्रांस को सक्सीड करेंगे, जितवाएंगे, और ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को हम डिफीट करवाएंगे। और ये जो डिफेक्शन था वो आपका 1809 में आया था। ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस से जो आपका डिफेक्शन था, ठीक है, वो आपका 1809 में था, ठीक है।
और उनका ये था ना कॉन्ट्रीब्यूशन सीएम कैबोर के अंदर, इनका ये था मेन था कि हम डिप्लोमेटिक अलायंस लेंगे, डिप्लोमेटिक अलायंसेस लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर वो फ्रांस को एक टाइप से सक्सीड करेंगे, मतलब एक टाइप से सक्सीड करेंगे कि हम क्या करेंगे, डिफीट मतलब एक टाइप से हम क्या करेंगे कि यार हम इतना डिफीट करवाना चाहते हैं कि हम हराना चाहते हैं, बेसिकली इन्होंने बोला है, ठीक है। किसको हराना चाहते हैं, याद रखना, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराना चाह रहे थे वो। ऑस्ट्रियन फोर्सेस को बोल रहे थे कि यार हम हराना चाहते हैं, और उन्होंने फाइनली कब हराया था, 1809 के अंदर उन्होंने हराया था, ठीक है। उनका मेन गोल था कि यार हमारा जो अत्याचार इतना चल रहा है हमारे ऊपर, तो 1809 के अंदर हम मतलब बोल रहे थे कि अब तो हमें हराना ही हराना है, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सीएम कैबर। अब आप समझते हैं इटली यूनिफिकेशन। अब इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ उसके बारे में समझते हैं। टेक दिस स्क्रीनशॉट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इटली यूनिफिकेशन। अब हम समझेंगे कि यार इटली का यूनिफिकेशन कैसे होता है, इटली यूनिफाइड एक टाइप से यूनिफाइड कंट्री मतलब यूनिफाइड नेशन कैसे बना था, ठीक है। इसमें यही बोला इटली यूनिफिकेशन। देखो कहीं भी डाउट होता है हिस्ट्री के अंदर ना, मेन हिस्ट्री के अंदर, प्लीज कांटेक्ट मी, ठीक है। कांटेक्ट कैसे करना है, आपको कमेंट में लिखना है कि यार ये टॉपिक है, जैसे सीएम कैबोर है, आपको लिखना है कि यार सीएम कैबोर में आपको थोड़ा मतलब कि मुझे थोड़ा लग रहा है कि यार इस पॉइंट में समझ में नहीं आया, ये पॉइंट आप एक टाइप से डाउट क्लास ले लो, जितने भी बच्चों ने जो जो डाउट्स पूछे हैं उनके आप क्वेश्चंस लिख लो, आप मुझे समझा दो। तो आप जैसे आप मुझसे पूछोगे ना, मैं आपको सबके सॉल्यूशन दे दूंगा, आपको लेक्चर्स के बाद दे दूंगा, आपकी एक स्पेशल हाफ एन आवर की क्लास या जितने देर के लगेगी, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगने में। लेकिन बेशक आप डाउट तो पूछो, पहले मुझसे डाउट पूछोगे तो मुझे समझ में आएगा कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका फल मुझे मिल रहा है, कि हाँ सामने वो समझ तो रहा है कम से कम, ठीक है। कोई होता है कि यार छोड़ा, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन कोई होता है कि कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा है, क्लास खोल लिया है, फ़ोन में खोल लिया है, ठीक है, पढ़ रहा है बच्चा फ़ोन लगा करके, नोट्स बना ही नहीं रहा, नोट्स कुछ कर ही नहीं रहा। नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप नोट्स लिख लिख के पढ़ के अगर बना रहे हो ना, आपके हाफ नोट्स तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इटली यूनिफिकेशन का। इटली का कैसे यूनिफाइड हुआ था 19th सेंचुरी के अंदर ना, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ था पता है, 19th सेंचुरी के अंदर इटली को डिवाइडेड किया था 7 स्टेट्स में, ठीक है। इटली जो था 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो गया था, कि भैया जो इटली है उसको हम 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जो इटली को डिवाइड करने का काम था वो किया था सरदेना पेडोमेंट। इनका नाम भी थोड़ा अलग ही है यार, मैं समझता हूँ हिस्ट्री में ऐसे ही नाम होता है। सरदेना पेडोमेंट का काम था कि यार हम जो इटली है उसको हम 7 स्टेट्स में डिवाइड कर देंगे। 19th सेंचुरी में इन्होंने बोला था कि इटली का यूनिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। एक तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि इटली का यूनिफिकेशन की बात कब की गई थी, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर आपका बात किया गया था कि यार हम इटली को यूनिफाइड नेशन एज ए यूनिफिकेशन हम बोल देंगे या हम हाफ कर देंगे, ठीक है। नॉर्थ वाज अंडर दी ऑस्ट्रेलियन किंग, जो नॉर्थ था ना वो अंडर ऑस्ट्रेलियन किंग के अंडर था, ठीक है। नॉर्थ वाज अंडर दी ऑस्ट्रेलियन किंग, नॉर्थ वाज अंडर दी ऑस्ट्रियन किंग। जो नॉर्थ साइड्स जो थे इटली के, जो नॉर्थ साइड से इटली के, वो कि बोल दिया कि यार जो नॉर्थ साइड हो ना वो अब ऑस्ट्रेलियन किंग के अंडर हो, जो भी होगा ऑस्ट्रेलियन किंग करेगा, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन किंग आपके ऊपर लेगा जो लेगा। सेंटर जो रूल हो रहा था, सेंटर वाज रूल्ड बाय पॉप, पॉप के द्वारा सेंटर रूल किया जा रहा था, ठीक है। सेंटर को रूल करने वाले पॉप ही थे। ड्यूरिंग 1813 गुजिपी मजीनी जो था, गुजिपी मजीनी, उसने टुगेदर कई सारे प्रोग्राम किए थे 1830s में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 1830s के अंदर किसने प्रोग्राम स्टार्ट किया था। प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था गुजिपी मजीनी ने,
गुजिपी मजीनी ने स्टार्ट किया था। और ये जो स्टार्ट किया था, ठीक है, प्रोग्राम, कि हम इस प्रोग्राम के अंदर क्या था कि हम यूनाइट इटली बनाएंगे, ठीक है। यूनाइट इटली, जो इटली एक टाइप से अलग हो गई थी, जो इटली एक टाइप से अलग हो गई थी, उनको एक टाइप से साथ में लाने के लिए, यूनाइटली लाने के लिए उन्होंने बोला था कि यार, गुजिबी मजीद ने बोला था कि भैया यार अब बहुत हो गया, अब बहुत वॉर हो गया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, बहुत कुछ हो गया, ठीक है। फिर बोला कि यार कंट्रीब्यूशन भी होगा सीएम क्या वॉर वगैरह का, बहुत कुछ हो गया। तो 1830 में गुजिबी मजीद भी थोड़ा हार गया, बोला कि नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो कई सारे प्रोग्राम चलाए यूनाइटेड इटली का। फिर बोला कि हम डिवाइड कर देंगे 2 स्टेट्स में। जो 2 स्टेट्स में डिवाइड किया था उनके नाम लिख लो। फिर गुजिबी मजीनी ने 2 स्टेट्स में इटली को डिवाइड किया, जिसका नाम है यंग इटली में डिवाइड किया था, यंग इटली डिवाइड किया था, और यंग यूरोप में डिवाइड किया। यहां से एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि ये जो आपका गुजिबी मजीद ने जो डिवाइड किया था इटली को इनटू हाउ मेनी पार्ट्स एंड नेम देम। तो यंग यूरोप, यंग यूरोप और यंग इटली के अंदर आपका डिवाइड किया था, ठीक है, याद रखना। अब चलते हैं, थोड़ा सा बचा है, बस मेरा सपोर्ट कर दो आप, बाकी आपका खत्म टॉपिक, ठीक है। द मेकिंग ऑफ जर्मनी में, अब कैसे जर्मनी बना था, ये आपका 1 शॉट लेक्चर था बेसिकली, आपका पूरा जो टॉपिक था ना मैंने 1 शॉट में पढ़ाया। द मेकिंग ऑफ जर्मनी, यहीं से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द मेकिंग ऑफ जर्मनी, जर्मनी में द मेकिंग ऑफ जर्मनी क्या बोल रहा है, इसके अंदर आफ्टर द फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ लिबरल प्रूशिया टुक दी लीडरशिप ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। बहुत सारे अटेम्प्ट्स कर गए हैं, हार गए, अटेम्प्ट्स वगैरह हारते गए, तो प्रूशिया ने बोला कि यार हम लीडरशिप बनाएंगे हैजे, इसको नेशनल यूनिफिकेशन लीडरशिप बनाएंगे, नेशनल यूनिफिकेशन लीडरशिप। इन्होंने बोला था कि यार अब हम क्या करेंगे, हम यूनिफिकेशन लीडरशिप बनाएंगे। इन्होंने बोला था कि यार जो हमारा सीएम होगा ना, सीएम जो होगा वो होगा हमारा, नाम है इनका ओटोमन बिस्मार्क, इनका सीएम था ओटोमन बिस्मार्क। बोला था कि यार हमारा जो सीएम होगा वो हमारा ओटोमन बिस्मार्क होगा, ठीक है, जो एक टाइप से आर्किटेक्ट प्रोसेस करता था, ठीक है, आर्किटेक्ट प्रोसेस करता था, ठीक है, आर्किटेक्ट प्रोसेस करता था, जिसके अंदर वो क्या करता था, हेल्प करता था, किसकी हेल्प करता था, प्रूशियन आर्मी की, प्रूशियन आर्मी की वो हेल्प करता था कि जहां कुछ भी होता था तो प्रूशियन आर्मी का हेल्प कौन करता था, ओटोमन बिस्मार्क, ठीक है। ओटोमन, यहां से एक क्वेश्चन हमें याद करना है कि द मेकिंग ऑफ जर्मनी के अंदर आपका जो नेशनल यूनिफिकेशन हुआ था, लीडरशिप का यूनिफिकेशन हुआ था, फिर आपका सीएम जो थे, सीएम बने थे ओटोमन बिस्मार्क बने थे, और उनके अंदर आर्किटेक्ट प्रोसेस हुआ था, जिनमें से आर्किटेक्ट प्रोसेस के अंदर आपका बोला था कि हम हेल्प करेंगे प्रूशियन आर्मी को, हम हेल्प करेंगे, उन्होंने फिर ये बोला था, ठीक है। वहां पे 7 साल तक, वहां पे देयर फॉर 7 years वहां पे ऑस्ट्रेलियन, डेनमार्क, फ्रांस ने एंड कर दिया था प्रूशियन आर विक्ट्री को, ठीक है, याद रखना। 7 years तक, 7 साल तक क्या हुआ था पता है, 7 साल तक क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलियन डेनमार्क, जैसे ऑस्ट्रिया हो गई, ऑस्ट्रेलियन हो गया, डेनमार्क हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, इन्होंने एक टाइप से क्या किया था, एंडर इन प्रूशियन विक्ट्री, कि यार जो प्रूशिया जो विक्ट्री कर रही है, जो जीत रही है, उसको हम खत्म करवाएंगे, एंड करवाएंगे। इन्होंने 7 साल तक एक टाइप से किया था, ऑस्ट्रेलियन, डेनमार्क वगैरह, फ्रांस वगैरह एंड किया था, देखिए हम एक टाइप से प्रूशियन विक्ट्रीज के साथ इन सबको खत्म करवाएंगे, ठीक है। अभी हम क्विक रिवीजन करेंगे, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है सबका रिवीजन करेंगे एक टाइप से, ठीक है। फिर इन्होंने जन 1871 में प्रूशियन किंग्स विलियम को बनाया था, ठीक है, जन 1871 में, सॉरी, जन 18 आपका प्रूशियन किंग बना था, प्रूशियन किंग बना था। ये जो किंग बना था प्रूशियन किंग, ये जो था वह विलियम इफवर्थ था। देखो क्विक रिवीजन करते हैं इस टॉपिक का दोबारा से।
इटली का यूनिफिकेशन हुआ था मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में। इटली डिवाइडेड हुए थे 7 स्टेट्स में, ठीक है, ठीक है। फिर वहां पे सरदना पिडोमेंट था, जो आदमी था जिन्होंने मतलब कि एज ए बोला था कि यार हम जो है इटली को डिवाइड करेंगे। नॉर्थ जो था वो अंडर द ऑस्ट्रेलियन किंग के अंडर में था, कि जो नॉर्थ साइड है वो ऑस्ट्रेलियन किंग के अंडर होगा। सेंटर जो है वो रूल था पॉप के द्वारा। 1830 के अंदर प्रोग्राम क्या था गुजीबी मजीने ने। इसका क्वेश्चन हर बार आता है, एक क्वेश्चन आएगा, हाँ एक क्वेश्चन आएगा, डिफाइन गुजीबी मजीनी। गुजीबी मजीनी को आप डिफाइन करो, ठीक है। तो इसके अंदर आपका गुजीबी मजीनी यंग आया था, ठीक है, जिसके अंदर से उन्होंने डिमांड किया था कि यार हम यंग इटली और यंग यूरोप को हम दोनों को अलग कर देंगे, ठीक है। सॉरी। फिर क्या हुआ था, एक टाइप से मेकिंग ऑफ जर्मनी बना था, जिसके अंदर नेशनल यूनिफिकेशन हुआ था लीडरशिप का, ठीक है। फिर लीडरशिप का नेशनल यूनिफिकेशन हुआ। फिर वहाँ पे सीएम आ गए थे, सीएम का नाम था ओटोमन बिस्मैक, ठीक है। वो आर्किटेक्ट प्रोसेस करते थे, मतलब हेल्प करते थे प्रूशियन आर्मीज का। 7 साल तक उन्होंने ऑस्ट्रियन, डेनमार्क, फ्रांस एंड किया था प्रूशियन विक्ट्री के साथ, ठीक है। फिर 18 जनवरी को प्रूशियन किंग जो था विलियम वाज, वो प्रूशियन किंग बन गया। प्रूशिया का एक टाइप से वो 18 जनवरी को वो प्रूशिया का किंग बन गया, ठीक है, विलियम इफ वाज। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप, क्योंकि देखो मैंने तो मुझे बहुत लगा ये करने में, ठीक है। आप इजी मत समझना इसे। अब देखें, अगर हम देखें तो इटली का जब यूनिफिकेशन हो गया, ठीक है, चलो मान लिया भैया इटली का यूनिफिकेशन वगैरह आपने करवा दिया, ये सब करवा दिया, लेकिन अब क्या, जब हम केस ऑफ ब्रिटेन पढ़ेंगे तो लास्ट टॉपिक बच्चा है केस ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। केस ऑफ ब्रिटेन पढ़ेंगे, उसके बाद आपसे मुझे एक डिस्कशन करना है रिगार्डिंग सम योर टॉपिक्स जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। एक बार आप इसको थोड़ा इरेज कर लो, मतलब सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी मैं बोल रहा हूँ। द केस ऑफ ब्रिटेन अब पढ़ेंगे हम, द केस ऑफ ब्रिटेन लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर फिनिश। मैंने आपको 100% आपसे मैं वादा करता हूं, आपसे मैं लिख के छोटे भाई की तरह मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, छोटे भाई मान के चलो। इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन बन के आ गया तो आप अगले बार से मेरे हिस्ट्री के नोट्स आप नहीं यूज करना, ना आप मेरे हिस्ट्री के नोट्स फॉलो करना, ठीक है। मैं हिस्ट्री का नोट्स ऐसे जगह से लाता हूं जहां से आपके सीबीएसई के 100% क्वेश्चन बनेंगे, जहां से आपके सीबीएसई के या स्कूल एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। इतने सारे जो हैं यूजीबी मजीनी आप याद कर लेना। आपको मैंने यूजीबी मजीनी का ये बताया कि आपका इंपॉर्टेंट है, आपका शॉर्ट नोट में आएगा। आप टीचर्स के पास जाओगे, आपको पढ़ाएगा चैप्टर, आपको बोलेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूजीबी मजीनी, ये क्वेश्चन आप लिख लो, बुक में आपको आंसर मार्क करवा देगा, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन फाइंड करवा देगा, ठीक है। तो उस पर जो ऐसे करवाते हैं ना टीचर, तो आप बोलोगे कि यार आपको फिर पता कैसे चलता है कि ये सब आएगा। मैं सीबीएसई के हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करता रहता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आप भी चेक कर सकते हो, आप इजीली चेक कर लो, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाओ, वहाँ पे जा करके आप चेक करना कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जिस चेक करोगे इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। और चलो एक बात बताओ, आपने क्वेश्चन बैंक किस किस ने ले लिया साइंस का, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन बैंक किस किस ने ले लिया। एक बार रुको, टॉपिक का नाम दे देता हूँ, उससे बात करता हूँ उसके बाद। केस ऑफ ब्रिटेन लास्ट टॉपिक है। देखो सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक ना मैं आप मेरे लिए नहीं मंगा रहा हूँ, आपके प्रिपरेशन के लिए मंगा रहा हूँ। इसलिए मंगवा रहा हूँ क्योंकि देखो भाई, इसलिए मैं मंगवा रहा हूँ ना, क्योंकि उसके अंदर से आपके रिपीटेड क्वेश्चन आपको पता चलेंगे, नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, आपको साइंस के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आपको उसके अंदर सैंपल पेपर भी दिया हुआ है कि आप कैसे सॉल्व करोगे उस पेपर के बारे में। आप अगर शॉर्ट्स नहीं देखा आपने मेरा तो आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बिन टाइम पास के केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के अंदर ना फॉर्मेशन हुआ था नेशन स्टेट्स का, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, क्या हम एक टाइप से नेशन स्टेट बनाएंगे, इनका बोला था फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट क्या था, जो एक टाइप से क्या था,
बहुत ही ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस था कि यार एक टाइप से तो इतना जल्दी तो आप कोई नेशन स्टेट बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो केस ऑफ ब्रिटेन के अंदर बोला था कि यार हम ब्रिटेन को एज ए नेशन स्टेट बनाएंगे, ठीक है, नेशन स्टेट बनाएंगे। उन्होंने बोल दिया, ठीक है, जो लंबा प्रोसेस एक टाइप से रिजल्ट करेगा। वहां पे कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं रहेगा प्रायर टू 18th सेंचुरी, देयर इज नो ब्रिटिश नेशन। 18th सेंचुरी तक आपका वहां पे कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं रहेगा, ठीक है। ब्रिटिश नेशन आपका नहीं रहेगा। प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ पीपल्स जो थे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉच और आयरिश, ये सब रहेगा, ठीक है। आपको मैं सब कुछ समझाता हूँ। आप मेरे साथ लिख लो। अभी आप लिखो ना। चलो मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये जो टॉपिक है ना, केस ऑफ ब्रिटेन, ये टॉपिक मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको समझाना है, और आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर, ये टॉपिक खत्म, मतलब ये चैप्टर खत्म, ठीक है। देखो, केस ऑफ ब्रिटेन समझते हैं। केस ऑफ ब्रिटेन में क्या हुआ था, एक टाइप से नेशन स्टेट फॉर्म हुई थी, जो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस था। मतलब कि नेशन स्टेट फॉर्म हुई, तो प्रोसेस जो था उसका फॉर्म होने में, वो बहुत टाइम लगा उस प्रोसेस को फॉर्म होने में। वहां पे कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था प्रायर 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी के टाइम में कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था वहां पे। प्राइमरी आइडेंटिटीज जो पीपल्स की थी, स्कॉट, ब्रिटिश वगैरह की प्राइमरी आइडेंटिटीज थी पीपल्स की। प्राइमरी, ये क्वेश्चन यहां से बनेगा,
क्वेश्चन बनेगा कि डिफाइन द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ पीपल इन ब्रिटेन। तो डिफाइन करना है कि प्राइमरी आइडेंटिटीज जो थी पीपल का ब्रिटेन के अंदर उसको। तो आप ये पॉइंट लिख देना, लिख के आना कि जो प्राइमरी आइडेंटिटीज थी पीपल्स के ब्रिटेन के अंदर वो थी स्कॉट, पैरिश, इंग्लिश और वेल्स। ये प्राइमरी आइडेंटिटीज थी। 1688 के अंदर क्या हुआ था, इंग्लिश को पार्लियामेंट, मतलब कि इंग्लिश जो था पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की, मोनार्की से पावर को सीज कर दिया था। एक्ट ऑफ यूनियन बना था 1707 के अंदर बिटवीन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, और रिजल्ट हुआ था इंग्लैंड का जो एबल था कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कंट्रोल और स्कॉटलैंड, मतलब स्कॉटलैंड के ऊपर जो कंट्रोल था, एक्ट जो था यूनियंस का 1707 में, वो बिटवीन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में था। उनका रिजल्ट था कि जो इंग्लैंड है वो एबल है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कंट्रोल ऑन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के कंट्रोल पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, यही था आपका पूरा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपको वन शॉट जो आपका मैंने बताया आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, हिस्ट्री का पहला चैप्टर करवा दिया मैंने, दूसरा चैप्टर करवा दिया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो मैं देखूंगा, पहले चेक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, बात करना पड़ता है एक बार, ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगा। सो थैंक यू वेरी नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज मैसेज मी। सो थैंक यू वेरी नाइस डे।